जापान के टोक्यो शहर में 1988 से 1989 के बीच में एक ऐसा माहौल था जिसने लोगों को, स्पेशली छोटी बच्चों के पेरेंट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया था। पुलिस भी उस टाइम पर पेरेंट्स को यही रिकमेंड कर रहे थे कि वो अपनी बच्चों को अपनी नजर से 2 सेकंड के लिए भी अलग ना करें, क्योंकि उस समय पे एक बहुत ही अजीब सा आदमी खुला घूम रहा था। तुम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा इस वीडियो का, तो ज्यादा ड्रैग करने में कोई फायदा नहीं है इस इंट्रो को। आज हम एक ऐसे इनफेमस किलर की बात करने वाले हैं जिसके बहुत सारे विक्टिम थे, लेकिन उसकी जो सागा है उसको हम ढंग से जानेंगे। So let's learn a little more about today's case revolving around Otaku Killer of Japan. सुतोमो मियाजाकी का जन्म अगस्त 21, 1962 में टोक्यो जापान में हुआ था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मियाजाकी 9 महीने पूरे होने से पहले ही पैदा हो गया था, which basically meant कि वो एक प्री मैच्योर बेबी था। बट नॉनदलेस उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश था कि उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। मियाजाकी एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम करते थे। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम ही नहीं करते थे, ही वाज अ ओनर, जिसकी वजह से उनका नेबरहुड में काफी ज्यादा दबदबा था। और मियाजाकी की मॉम एक हाउसवाइफ थी, तो पापा का इतना बड़ा बिजनेस होने की वजह से दे वर हैप्पी कि उनका एक बेटा पैदा हुआ है, राइट, जो कि बड़ा होकर हमारे फैमिली बिजनेस को या फिर मेरे पापा के बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि मियाजाकी उनके घर में इकलौता बेटा था। लेकिन बचपन से ही मियाजाकी को अपने पेरेंट्स, अपनी मॉम से, अपने फादर से कभी भी वो प्यार, वो केयर नहीं मिली जो कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके फादर हमेशा 24 घंटे हर एक दिन बस अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते रहते, और उसकी मॉम, मियाजाकी की मॉम, कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो घर में केयर ना मिलने की वजह से, माँ बाप का ध्यान न मिलने की वजह से उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो चुका था। लेकिन व्हाट मेड इट वर्स वाज मियाजाकी की एक डिफॉर्मिटी। उसके जो हाथ थे वो उसके रिस्ट से एक तरह से अटैच थे, जिसकी वजह से उसके लिए अपने रिस्ट अपवर्ड बेंड करना वाज इम्पॉसिबल। इस डिफॉर्मिटी की वजह से स्कूल में उससे कोई भी बात नहीं करता था, उसे अक्सर बुली किया जाता था। जब स्कूल में सब बच्चे मस्ती करते तब क्लास के एक कोने में मियाजाकी मांगा पढ़ता था। जब बच्चे साथ में लंच करते थे, हंसी मजाक करते थे, तब भी क्लास के कोने में मियाजाकी मांगा ही पढ़ता रहता था और अपनी दुनिया में बिजी रहता था। वो ऐसा नहीं था कि मियाजाकी को दोस्त नहीं बनाते, उसे सोशल नहीं बना था, उसे अपने इंटरेस्ट के बारे में किसी से बात नहीं करनी थी। लेकिन जब भी मियाजाकी को लोग देखते तो वो उससे दूर ही रहते, यहाँ तक कि लोग उसे हाय भी नहीं बोलते थे स्कूल में। मियाजाकी ही लव्ड रीडिंग बुक्स, सिर्फ स्कूल की बुक्स ही नहीं, बट इवन मांगा लाइक ड्रैगन बॉल जी। मांगा एंड कॉमिक बुक्स अब उसका एक कंफर्ट जोन बन गए थे और उसने मांगा को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। तो बुक्स में घुसे रहने की वजह से मियाजाकी बिल्कुल ही अकेला था, ना स्कूल में ना ही घर में उसके पास कोई एक ऐसा आदमी था जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, एक्सेप्ट हिज ग्रैंडफादर। यूजुअली जब भी मियाजाकी अपने पेरेंट्स से अपनी कुछ फीलिंग्स की बात करने की कोशिश करता था तो उसके पेरेंट्स उसे शू कर देते थे या फिर ब्रश ऑफ कर देते थे, ये सोच के कि इन बारे में हम क्यों बात करें, वी ओनली वांट टू फोकस ऑन योर एकेडमिक सक्सेस। एक तरीके से उन्हें अपने बेटे की पर्सनल हैप्पीनेस से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। और उसकी जो बहन थी, मियाजाकी की एक बहन भी थी, तो उसकी बहन भी उससे बात नहीं करती थी बिकॉज ऑफ हिज हैंड की डिफॉर्मिटी। तो उनके घर में सिर्फ एक इंसान ऐसा था, उसके ग्रैंडफादर ही एक अकेले ऐसे इंसान थे जिनको थोड़ी बहुत फिक्र थी मियाजाकी की कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा फील करता है। और वो एक अकेले ऐसे इंसान थे जो मियाजाकी की खुशियों के बारे में, उसके दुख के बारे में जानने में एक्चुअली इंटरेस्टेड थे। लेकिन मियाजाकी के लिए सब कुछ बदल गया जब उसके ग्रैंडफादर की 1988 में डेथ हो गई थी। मियाजाकी के ग्रैंडफादर की डेथ के बाद अब वो पूरा दिन बस एनिमे देखता और मांगा एंड कॉमिक्स बुक्स पढ़ता था। सो मच सो कि उसके बेडरूम के हर दीवार के शेल्फ में सिर्फ एनिमे के वीडियो टेप्स और कॉमिक बुक्स ही रहते थे। He had become truly obsessed, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। अब तक उसकी अच्छी खासी रैंक आ रही थी, लेकिन आफ्टर हिज ऑब्सेशन उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो गए थे। जहां पहले मियाजाकी अपने क्लास के टॉप 10 रैंक्स में आता था, अब क्लास में उसकी रैंक 40 आई थी आउट ऑफ 56 स्टूडेंट। मियाजाकी का सिर्फ एक ही सपना था बचपन से, और वो ये था कि उसे एक टीचर बनना था, जिसके लिए वो पहले अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता था, ताकि लास्ट ईयर में अच्छे ग्रेड्स की वजह से वो टोक्यो के एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन ले सके।
मियाज़ाकी के लिए ये सिर्फ एक सपना ही नहीं था, उसके लिए एक डू और डाई सिचुएशन टाइप की थी। उसे अपनी लाइफ में काफी कम चीजों से हैप्पीनेस मिलती थी, 3-4 थिंग्स टू बी एग्जैक्ट, जैसे कि उसके दादाजी, मांगा और टीचर बनने का उसका ये सपना। लेकिन जब से उसका मांगा में ऑब्सेशन बढ़ा था, तब से उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने अपने लाइफ प्लान, अपने सपनों को चेंज कर दिया और उसका लाइफ प्लान अब फुल 180 डिग्री हो चुका था। उसने एक लोकल जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया और फोटोग्राफी टेक्नीशियन के कोर्स की पढ़ाई करने लगा। वो ये दूसरी बार था जब मियाज़ाकी को अपनी खुशियों से इन अ वे हाथ धोना पड़ा था, एंड द फर्स्ट वाज व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड। और अब ये तो स्कूल की तरह कॉलेज में भी मियाज़ाकी के कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो एक तरीके से ना उसके स्कूल में कोई दोस्त थे, ना ही उसके कॉलेज में कोई दोस्त थे। तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि उसे सोशलाइज करने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी। आई मीन कंपेयर टू अ रेगुलर स्टूडेंट, ना ही उससे एक लड़कों से बात करना आता था, ना ही उससे लड़कियों से बात करना आता था, और उसे एक कोर्स भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था फोटोग्राफी का। लेकिन उसका बस एक चीज की वजह से इस कोर्स में मन लग रहा था। मियाज़ाकी को फोटोज क्लिक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, ताकि इन फोटोज को वो बाद में देख सके और अपने पुराने गुड ओल्ड डेज को याद कर सके। वो जहां भी जाता अपने कैमरा को साथ लेके जाता। एक बार को वो अपना वॉलेट भूल सकता था, लेकिन अपना कैमरा वो कभी भी साथ ले जाना नहीं भूलता। वो अपने कॉलेज कैंपस के हर एक कोने की फोटो लेता, लेकिन स्पेशली वो कॉलेज के टेनिस कोर्ट में फोटोज लेने जाता था। दिन के ज्यादातर वक्त वो टेनिस कोर्ट में ही होता था। ना ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा हार्मलेस लगता है, लेकिन यहाँ जाने के पीछे मियाज़ाकी के इंटेंशंस बहुत ही अलग थे और बहुत ही ज्यादा गंदे थे। मियाज़ाकी को टेनिस कोर्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसे टेनिस में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो वहां सिर्फ इसलिए जाता था ताकि वो फीमेल प्लेयर्स की फोटोज ले सके। तो जब भी वो फीमेल प्लेयर्स खेलती थी, भागती थी, तो वो उनके स्कर्ट की zoomed in फोटो लेता था just for his own pleasure, which me even saying that thing makes me feel sick and gross. So I don't know what Miyazaki was thinking at that time. Allegedly, Miyazaki को अपने penis को लेकर insecurity थी, और क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से interact नहीं करा था, तो वो अपने sexual desires पूरे करने के लिए अश्लील मूवीज देखता रहता था। इतना कि अब मियाज़ाकी को इन मूवीज की लत लग चुकी थी। तो जैसे मैं तुम लोग को पहले बताया कि मियाज़ाकी के पास बहुत सारे एनिमेशन के वीडियो टेप कलेक्शंस थे, पर इन वीडियो टेप कलेक्शंस में से बहुत सारे अश्लील एनिमे वीडियो कलेक्शंस भी थे। तो इनमें से जो ये अश्लील एनिमेटेड वीडियोस होती थी, उनमें से काफी सारे नॉर्मल होते थे, पर बहुत सारे वायलेंट भी होते थे। उसे इन सब की इतनी लत लग चुकी थी कि उसके रूम में अब इन वीडियो टेप्स को रखने की जगह भी कम पड़ रही थी। उसके कलेक्शन में ऐसी टोटल 5,763 वीडियो टेप्स थी, लेकिन उसकी ये वीडियोस की लत वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इतना कि उसकी बहनें भी उससे सेफ नहीं थी। वो अपनी बहनों को चुप चुप कर नहाते हुए देखता था। ये सब कई दिनों तक चलता रहा, अनटिल उसकी बड़ी बहन ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब उसकी बहन और उसकी मॉम ने उसे कन्फ्रंट करा, तो मियाज़ाकी ने उन पर हमला कर दिया। उसकी बहन और मॉम उसकी इस हरकत से डिस्गस्टेड और डिसअपॉइंटेड थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मियाज़ाकी के बिहेवियर में अचानक से ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बाद अपनी मॉम और अपनी बहन से कन्फ्रंटेशन जब उसका हुआ था, उसके बाद मियाज़ाकी अब पुराने मियाज़ाकी जैसा नहीं रहा था। वैसे तो वो दिन में एज अ प्रिंटर असिस्टेंट काम करा करता था, लेकिन रात में जब भी उसका फ्री टाइम होता था, उसमें वो सिर्फ ये अश्लील वीडियोस देखता रहता था। एंड द अमाउंट वाज जस्ट गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर। और अब वो रेगुलरली सिर्फ ये वीडियोस ही नहीं देखता था, ही स्टार्टेड वॉचिंग दीज वीडियोस जिनमें बच्चे भी इन्वॉल्व थे। बच्चे, असॉल्ट, वायलेंस, म्यूटिलेशन एटसेट्रा। इतना वीडियो कंजप्शन प्लस आइसोलेशन प्लस नो फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। एक ऐसा डिजास्टर जिसके लिए जापान में रह रहे पेरेंट्स और पुलिस वाले भी तैयार नहीं थे। अगस्त 22, 1988, 4 साल की मारी कोनो अपने दोस्त के घर खेलने जा रही थी। उसके दोस्त का घर पास ही था, इसीलिए वो वहां अकेले चल कर जा रही थी। तभी उसके पास एक निसान कार आके रुकी। उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जिसने मारी को चॉकलेट्स ऑफर कर दी और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोला।
मारी सिर्फ 4 साल की थी। शी वाज जस्ट अ किड। उनको पता ही नहीं होता कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर देम। तो मारी भी बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। तो शायद उस आदमी ने मारी की इस इनोसेंस का ही फायदा उठाया था उस समय। तो चॉकलेट मिलने की खुशी में मारी उस निसान कार में बैठ गई। वो आदमी मारी से बहुत ज्यादा स्वीटली बात कर रहा था और उस आदमी ने अपनी कार को एक वुडेड एरिया में ब्रिज के नीचे पार्क कर दिया। गाड़ी पार्क करने के बाद वो आदमी और मारी 30 मिनट तक बात करते रहे। वो उसे चॉकलेट्स देता रहा, उसे हंसाता रहा एंड देन सडनली वो आदमी अपने दोनों हाथों से मारी का गला दबाने लगा। उसने तब तक गला दबाया मारी का जब तक उसे यकीन नहीं हो गया था कि मारी पूरी तरह से मर चुकी थी। थोड़ी देर पहले जिस सीट पर एक छोटी बच्ची हंस खेल रही थी, अब उस सीट पर एक लाइफलेस बॉडी थी। लेकिन उसे मारने के बाद वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उस आदमी ने धीरे धीरे मारी कोनो की लाइफलेस बॉडी से कपड़े उतारने शुरू करे और फिर उसने मारी का शोषण करा। ये सब करने के बाद उसने मारी की बॉडी को जंगल में झाड़ियों के बीच फेंक दिया और मारी के कपड़ों को उसने अपने पास रख लिया। वो आदमी घर आया, उसने मारी के कपड़ों को अपनी एक अलमीरा में रखा। उसने अपने ह्यूज वीडियो टेप कलेक्शन से एक वीडियो टेप निकाली एंड ही स्टार्टेड वाचिंग दीज ऑब्सीन वीडियोस। एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, ये आदमी और कोई नहीं था, ही वाज त्सुतोमो मियाजाकी। इसके कुछ दिन बाद मियाजाकी दोबारा से उसी एरिया में गया जहां उसने मारी की बॉडी को फेंका था, जस्ट टू चेक कि क्या किसी ने मारी की बॉडी को डिस्कवर करा है या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि मारी की बॉडी को किसी ने डिस्कवर ही नहीं करा, उसकी बॉडी वहां पे वैसी की वैसी ही पड़ी है, तब उसने एक शार्प वेपन से मारी के हाथ और पैर काटे और वो इन्हें अपने घर लेके आ गया। फिर उसने जिस अलमीरा में मारी के कपड़े रखे थे, उसने उस अलमीरा में उसके कपड़ों से इसको रैप करा, हाथ और पैर को रैप करा एंड ही जस्ट केप्ट इट देयर एज अ ट्रॉफी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मियाजाकी को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, तो उसने मारी की हड्डियां जलाना शुरू कर दिया था। इन्हें जलाने के बाद उसने इन्हें ग्राइंड करके एक पाउडर बनाया, एक बॉक्स में पैक किया अलॉन्ग विद सम ऑफ हर टीथ एंड अ पोलराइड पिक्चर जिसमें मारी के कपड़ों की फोटोज थी और एक नोट जिसमें लिखा हुआ था, मारी cremated, bones investigate, prove। 私はそれを見る限りでは全部を信用することはできないんです。ただ文書はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。これが人間としてこんなことがどうしてできるの。अब कुछ महीनों बाद लोगों को मारी की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उसकी बॉडी पर उसके हाथ और पैर नहीं थे। तो जब मारी के पेरेंट्स को ये चीज पता चली तो उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले तो मारी के बॉडी के हाथ और पैर ढूंढे। दैट इज सो सैड। तो उन्होंने सबसे पहले उसके बॉडी के हाथ और पैर ढूंढे, लेकिन जब वो थक हार गए थे तो वो नेशनल टीवी पे आए और उन्होंने किलर को सीधा एड्रेस करते हुए ये कहा कि प्लीज तुम जो भी हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते हैं, प्लीज हमारी बेटी के हाथ और पैर हमें वापस कर दो वरना वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगी। विच इज जेन्युइनली जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग। एक छोटी बच्ची को मार के उसका सो करके उसकी बॉडी ऐसे फेंक कर उसके पेरेंट्स को मॉक करके मियाजाकी को मजा आ रहा था और उसे इतना मजा आ रहा था ये सब कुछ करने में कि अब वो अपने दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए चले गया था। अक्टूबर 3, 1988, 7 साल की मसामी योशिजावा अपने घर चलकर जा रही थी। मियाजाकी वहीं से ट्रेवल कर रहा था जब उसकी नजर मसामी पर पड़ी। उसने मसामी को उसके घर तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया, ऑल्सो ल्यूरिंग हर विद चॉकलेट्स। मसामी मियाजाकी के इंटेंशन से बिल्कुल अनजान थी और वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन मियाजाकी ने गाड़ी उसके घर की तरफ नहीं बल्कि उस ब्रिज के रास्ते की तरफ मोड़ी जहां उसने मारी कोनो को मारा था। ब्रिज के नीचे गाड़ी पार्क करने के बाद उसने मसामी के साथ भी वो ही सब करा जो उसने मारी के साथ किया था। लेकिन इस बारी उसने मसामी के घर में कोई बॉक्स नहीं भेजा था। वो घर गया और उसने मसामी के पेरेंट्स को कॉल करा और जब उसके पेरेंट्स ने कॉल उठाया तो उसने कुछ भी नहीं बोला। ही जस्ट स्टेड साइलेंट। वो बस जोर जोर से इस फोन कॉल पर ब्रीद करता रहा, सांसें लेता रहा, जस्ट सो दैट वो उनके पेरेंट्स को चिढ़ा सके। फ्यू वीक्स आफ्टर दैट, दिसंबर 12, 1988, मियाजाकी अपने घर ड्राइव कर रहा था जब उसने 4 साल की एरिका नाम्बा को देखा। उसने एरिका को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और वो एरिका को एक पार्किंग लॉट में लेकर गया। हर बारी मियाजाकी क्या करता था, अपने विक्टिम्स को मार देता था और फिर उनका शोषण करता था। लेकिन इस बार वो एरिका को गाड़ी की बैक सीट पर ले गया पहले और वहां
उसने एरिका को अपने कपड़े निकालने के लिए फोर्स करा। फिर मियाजाकी ने 4 साल की एरिका के नग्न तस्वीर क्लिक करे और फिर उसे मारकर उसका शोषण करके उसने उसके शरीर को एक बेडशीट में कवर करा और उसी पार्किंग लॉट में डंप कर दिया। इस बार उसने अपने पहले खून की तरह एरिका के घर एक नोट भेजा जिसमें लिखा था, एरिका, कोल्ड, कफ, थ्रोट, रेस्ट, डेथ। もう憎さもあるけども、一つも手を挙げて宮崎叩けなかったと、これがちょっとね、本当に許してもらえるもんなら、まさみが苦しかったその思いをね、同じように味わしてやりたいですよ。अब एरिका की मौत के बाद क्या हुआ कि सारे लोग, पुलिस वाले भी और पेरेंट्स भी एकदम हाई अलर्ट पर थे। कोई भी अपने बच्चों को अकेले बाहर जाने नहीं दे रहा था, चाहे वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पड़ोस के घर जाने से भी रोक रहे थे उस समय। और पुलिस भी लगातार इस टाइम पर पेट्रोलिंग कर रही थी, विच हेल्प्ड फॉर जस्ट सम टाइम। और ये जो टाइम पीरियड था वो था 6 महीने टू बी एग्जैक्ट। एरिका की मौत के 6 महीने बाद तक सारे के सारे खून होना, सारे के सारे अबडक्शन होना बंद हो गया था। तो सबको लगा कि अब ये सब कुछ होना बंद हो गया है, बच्चे भी सेफ हैं, तो सबके गार्ड थोड़े से डाउन हो गए। और तब मियाजाकी ने अपना वार दोबारा से शुरू करा। जून 6, 1989 मियाजाकी ने 5 साल की अयाको नोमोतो को चॉकलेट्स देकर बहलाकर अपनी गाड़ी में बैठाया। उसने अयाको के दोबारा से अश्लील तस्वीरें लिए और उसे मार दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार मियाजाकी ने उसके शरीर को डंप नहीं किया, बल्कि इस बार वो अयाको की बॉडी को अपने साथ घर लेकर आया। सुतोमो मियाजाकी ने 2 दिन तक अयाको की बॉडी का शोषण किया, अलग अलग पोजीशन में उसकी फोटोज क्लिक करी और उसके शरीर को देखकर उसने अपने आप को प्लेजर दिया। मियाजाकी पर यहीं तक नहीं रुका, उसने अयाको के शरीर के अलग अलग टुकड़े करे। कुछ पार्ट्स को उसने शहर के बाहर या फिर शहर में ही फेंक दिया था, पर कुछ शरीर के टुकड़ों को उसने अपने पास ही रखा और इन बॉडी पार्ट्स को जिसको उसने संभाल कर रखा था उसे उसने पकाकर खाना शुरू कर दिया था। और तो और दिस इज वेरी ग्राफिक, पर उसने अयातो के हाथ से, जो मतलब कटा हुआ हाथ था, उससे उसने खून पिया अयातो का। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि कोई इंसान इतने हद तक भी हैवान हो सकता है। जो चीज हम लोग के कभी दिमाग में नहीं आएगी करने की, सोचने की, वो चीज मियाजाकी ने इन बच्चों के साथ करी थी। मियाजाकी के आसपास के लोगों को भी ये चीज कभी नहीं महसूस हुई होगी या फिर कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा इतना बड़ा हैवान है। एंड ही वॉज जस्ट सो फार गॉन। एक ऐसा शैतान बन चुका था वो, जो शायद कभी रुकता ही नहीं अगर वो पार्किंग लॉट में पकड़ा नहीं जाता तो। जुलाई 23, 1989 2 बहनें अपने घर से बाहर गार्डन में खेल रही थी। उनके घर के पास एक निसान गाड़ी आकर खड़ी हुई। उन्होंने मियाजाकी को अपनी तरफ आते हुए देखा। मियाजाकी ने उनमें से छोटी बहन को बहला फुसलाकर अपने पास बुला लिया और अपने साथ पास के एक पार्क में ले गया वो उसे। जैसे ही बड़ी बहन ने यह नोटिस किया, वो भागकर अपने घर गई, प्रोबेबली अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। उसने इस छोटी बच्ची को अपने कपड़े उतारने के लिए मनाया और उसके साथ साथ वो अपने कपड़े भी निकाल रहा था। और ये सब करते हुए मियाजाकी अपने कैमरा से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज क्लिक करते जा रहा था। तो वो ये फोटोज करने में, अपने कपड़े उतारने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने नोटिस ही नहीं करा कि कब इस छोटी बच्ची के फादर वहां पे आ गए थे। तो जैसे ही उसके फादर यहाँ पे आए, उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने बहुत जोर से मियाजाकी को पंच मारा और हड़बड़ाहट में मियाजाकी वहां से नंगा ही भाग गया। उन दोनों बच्चों के फादर ने फिर सीधा पुलिस को कॉल लगाया। तो पुलिस को इन सब के बारे में पता चला और वो स्टार्ट करने लग गए इन्वेस्टिगेशन। तो जब वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें इस निसान कार के पास एक आदमी आते हुए दिखा। वो आदमी थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहा था एंड व्हाट वाज मोर वियर्ड कि ये आदमी नंगा था पूरा का पूरा और उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके हाथ में एक कैमरा के। तो जब पुलिस ने उस आदमी को इस कार की तरफ अप्रोच करते हुए देखा इन दैट कंडीशन, दे न्यू दैट दिस वाज दैट सेम गाय। तो पुलिस ने मियाजाकी को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने उसे अरेस्ट करा था देन दे डिड नॉट नो कि इसने आखिर क्या क्या करा है। जब पुलिस ने मियाजाकी के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके वीडियो टेप के कलेक्शन तो मिले ही थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उसके अलमारी में उन विक्टिम्स के शरीर के टुकड़े भी मिले थे, जिनमें से उन्हें मारी के हाथ और पैर मिले। उन वीडियो टेप कलेक्शन में पुलिस को मियाजाकी के खुद के रिकॉर्डेड फुटेज भी मिली थी और तो और उन्हें बहुत सारी पिक्चर्स भी मिली थी जो कि इन बच्चों के मृत शरीर की ही थी। मियाजाकी से पूछा गया कि
कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने ये कहा कि उसके हिसाब से वो एक अच्छा काम कर रहा था। उसने ये भी कहा कि ये सब वो खुद नहीं कर रहा था, ये सब उससे मिस्टिक मैन या रैट मैन करवा रहा था। जब उसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन किया गया तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन में ये कहा गया कि मियाज़ाकी को DID और स्किज़ोफ्रेनिया था, लेकिन यह भी प्रूव हुआ कि उसे अपने एक्शंस की ग्रेविटी पता थी। उसकी इस घिनौनी हरकतों के सिर्फ एक ही पनिशमेंट थी, दैट वाज फांसी। जून 17, 2008 को सुतोमो मियाज़ाकी को फांसी हुई।宮崎勉の3名の死刑を執行しました。正義の実現のために法の支配する国をしっかり守っていくために粛々と死刑を執行しております。जब मियाज़ाकी मरा तो वो 45 साल का था और मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक मियाज़ाकी को अपने करे हुए का, अपने कर्मों का कुछ भी पछतावा नहीं था। उसने न कभी टीवी पर माफी मांगी, ना कभी पुलिस वालों से माफी मांगी, ना ही उन बच्चों के पेरेंट्स से माफी मांगी, बल्कि वो तो अपनी लाइफ नॉर्मली ही जी रहा था। जेल में भी वो अपने सेल में पूरा दिन या तो कॉमिक्स पढ़ता रहता था, मांगा पढ़ता रहता था, या फिर एनिमे देखता रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उसे कभी रियलाइज हुआ हो कि उसने कितने मासूम बच्चों के परिवारों को दुख पहुंचाया है। उसने जेल से अपने पेरेंट्स को लेटर लिखे थे। अपने फादर को जो उसने लेटर लिखा था उसमें उसने अपने एक्शंस के लिए उन्हें ब्लेम करा था, और जो लेटर उसने अपनी मॉम को लिखे थे उसमें उसने ये लिखा था कि उसकी मॉम उसके कार के ऑयल को रेगुलरली चेंज करे, नहीं तो उसकी कार खराब हो जाएगी। What kind of a man was he? And you know what angers me even more? फांसी के पहले मियाज़ाकी के आखिरी शब्द थे, प्लीज दुनिया को यह बताना कि मैं एक जेंटलमैन था। मियाज़ाकी ने जो भी करा, शायद से उसे इन एक्शंस के लिए कभी रिमोर्स फील ही ना हुआ हो, पर जो उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस थे वो इन बच्चों के पेरेंट्स को झेलने पड़े थे। उसके फादर ने, मियाज़ाकी के फादर ने कभी भी उसके ट्रायल के लिए पैसे नहीं दिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इन बच्चों के जो फैमिलीज हैं उनके लिए ये चीज अनफेयर होगी। उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर बेचकर विक्टिम्स की फैमिलीज को कंपनसेट करा। इतना ही नहीं, मियाज़ाकी की फैमिली ने उसे पब्लिकली डिसोन कर दिया था, लेकिन लोगों के बढ़ते ताने और अपने बेटे की शर्मनाक हरकतों को मियाज़ाकी के फादर सहन नहीं कर पाए और उन्होंने 1994 में आत्महत्या कर ली। मियाज़ाकी की फैमिली का जो न्यूज़पेपर का बिजनेस था वो उन्हें बंद करना पड़ा। उसकी बहनों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और उन सबको छुपकर रहना पड़ रहा था। जब मियाज़ाकी की मॉम को उसके एशेस कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारा बेटा है ही नहीं। क्योंकि मियाज़ाकी इतना ज्यादा एनिमे देखता था, इतना ज्यादा मांगा पढ़ता था, इसीलिए उसे द ओताकू किलर बोला जाता है। एक्चुअली उसके इन एक्शंस की वजह से कई सालों तक एनिमे देखने वालों को एक गंदी नजरों से भी देखा जाता था। लोगों को लगने लगा कि जितने भी लोग एनिमे देखते हैं वो सब मियाज़ाकी जैसे ही हैं, लेकिन वी ऑल नो दैट इज नॉट ट्रू। सुतोमो मियाज़ाकी एक सीरियल किलर था जिसे बस एनिमे देखना पसंद था। दिस हैज नथिंग टू डू विद द कल्चर एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद एक्सट्रीम वीव्स ऑल्सो। उसने ये सारे के सारे क्राइम्स बस अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए करे थे। ही वॉज अ सिक एंड अ ट्विस्टेड क्रिमिनल जिसको बस अपने मोटिव्स पूरे करने से ही मतलब था और उसे बाकी लोगों की चिंता नहीं थी। बट विद दैट द चिलिंग केस ऑफ द ओताकू किलर अभी यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, इफ यू लाइक टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज तो प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैं वो ही बनाता हूँ। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर loved ones very close to you and I will see you very very soon. Bye bye.